तो चलिए शुरू करते हैं। हाय शाबाश, कितना शानदार है। तो कितने नेशनल कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सेफ्टी के हैं, माइंस से रिलेटेड जो सेफ्टी के हैं, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है 2022 तक हो चुके हैं। आज तक इंडिया में कितने हो चुके हैं? तो बेसिकली ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है आपके टोटल जो है, तो अभी तक क्या है कि भाई ये है क्या। सबसे पहला तो ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जानना है हमें। ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका मेन काम ये होता है कि माइंस में सेफ्टी से रिलेटेड जो है, तो ये लोग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मीटिंग्स जो है पीरियोडिकली होता है, हर 10 साल में जनरली किया जाना चाहिए। हर 10 साल में एक तो किया जाना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है तो 10 साल या उसके पहले जो है तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर में अगर कभी किसी ने बनाना चाहा तो बना सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस करने की, कि माइंस में कहीं पर भी कोई मेजर डिजास्टर हो जाता है तो उस केस में भी उसके बाद जो है तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मेन अगर एम पूछ ले आपसे कि इसका मेन टारगेट क्या होता है, भाई क्यों किया जाता है इसको, तो ये इसका मेन टारगेट होता है कि माइंस में एक तो सेफ्टी मेंटेन करके रखना माइंस में। दूसरा, ऐसे स्टेप्स उठाना कि अगर हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग में कोई चीजें हैं तो उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, माइंस में अगर कोई सुविधाएं हैं तो उनको हम सुधार कैसे सकते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें बात बात करते हैं ये लोग, किन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कोई भी डिजास्टर और मेजर एक्सीडेंट के बारे में जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माइंस में एक्सीडेंट किस प्रकार से हो रहे, किन कारणों से हो रहे, उनका एनालिसिस करने का, एक्सीडेंट्स का एनालिसिस करने का काम होता है। ये काम करते हैं ये लोग वहां पे। टेक्नोलॉजी में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड अपग्रेड करें, नई टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया में लाएं, हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वर्कर्स में सेफ्टी से रिलेटेड बातों को अवेयरनेस फैलाना, उनको जानकारी देना कि भाई किस प्रकार की सेफ्टी हमारे माइंड्स में है, मतलब कि अवेयर कराना कि आप सेफ्टी से रिलेटेड क्या काम करें, कि आप सही तरीके से अपने आप को सेफ रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, माइंस और मिनरल इंडस्ट्री का ओवरऑल एनवायरमेंट सुधारने के बारे में डिस्कशन करते हैं ये लोग। और सेफ्टी, माइंस में सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स है ना, रेमेडीज, कि भाई ये गड़बड़ी है तो इनको सुधारना है हमें। तो ये सारी चीजें जो है तो डिस्कस की जाती हैं वहां पर। अब नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सन 1958 में सबसे पहला नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद से पीरियोडिकली होता रहा। 1966 में हुआ, फिर 1973 में हुआ, फिर उसके बाद 1978 में हुआ, फिर 1980 में हुआ, फिर 1986 में हुआ। ठीक है, 1988 में हुआ, 1993 में हुआ, फिर सन 2000 में हुआ, 2007 में, 2013 में, एंड फाइनली लास्ट वन था 2020 में। तो टोटल कितने नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस आज तक इंडिया में हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस आज तक इंडिया में हो चुके हैं। तो क्या ये सही का करेक्ट आंसर है? चलिए चेक करते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये देखिए लुपुर झुपुर करने लगा आपका। चलिए, इज द करेक्ट आंसर। जो 2020 का था,
नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, इसका अलग ही एक इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स में, अभी तक चल रहा ही है ना, क्योंकि 2020 के नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज आई है, पार्लियामेंट में एक नया एक्ट कह सकते हो, एक्ट को रिप्लेस करने वाला चीज आया है, वो था, क्या था वो, एक नया एक्ट आया है, उस एक्ट का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये आया है। ठीक है, ये नया एक्ट आया है, लागू हो चुका है। और इसने, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आखिर इसमें टोटल कितने एक्ट्स को रिप्लेस किया गया है, इस एक्ट के तहत कितने एक्ट्स को रिप्लेस किया गया है, बाकी के सारे एक्ट्स को हटा के अब ये एक सिंगल एक्ट आया है। तो बाकी के सारे एक्ट्स कौन कौन से एक्ट थे, उसमें तो सबसे पहला तो माइंस एक्ट 1952 था, इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके अनुसार जो नियम है वो आज भी लागू है, वो इनवैलिड नहीं ठहराए जाएंगे। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको रिप्लेस किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। और इन दोनों के अलावा 11 ठो और भी ऐसे एक्ट्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, वो 11 ठो एक्ट्स किस चीज से रिलेटेड है, प्लांटेशन लेबर से, या फिर वर्किंग जर्नलिस्ट से, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर से, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट वर्कर्स, सिन वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सभी से रिलेटेड जितने भी है, बाकी के 11 और एक्ट्स थे वो सबके सब रिप्लेस हो गए। तो टोटल कितने एक्ट्स रिप्लेस हुए सिर्फ एक सिंगल नए एक्ट से, टोटल 13 एक्ट्स, 13 एक्ट्स जो है तो रिप्लेस किए गए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इनसे रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। और दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि पहले हम एक डेजिग्नेशन यूज करते थे, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्टर आजकल नहीं बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे अब, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि पहले इंस्पेक्टर बोला जाता था, जो हम वर्ड इंस्पेक्टर यूज करते थे, अब उसको क्या बोला जाएगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, और जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको क्या बोला जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अच्छी खासी डिटेल्स हमें मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ एनफोर्स्ड एब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी के केस में जो मिनिमम पीरियड है किसी भी बंदे का एब्सेंट होने का, कि भैया कम से कम कितने घंटे एब्सेंट होना चाहिए, तो वो बताना है। और ये क्वेश्चन तो देखिए सबसे बनता था, सबसे, आप सभी को इसका आंसर पता था, है ना, 72 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड 36 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 72 आवर्स, 72 घंटे। ये तो सबके पढ़ के ही गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following diseases has not been notified as a disease connected with mining operations for the purpose of subsection of
1 of section 25 of the Mines Act 1952। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 के तहत जो है तो इनमें से कौन सी डिजीज जो है तो माइनिंग ऑपरेशन के कारण नहीं होती या फिर एक नोटिफाइड डिजीज नहीं है, एक नोटिफाइड डिजीज नहीं है। देखिए ईसीएल के क्वेश्चन पेपर में ना ये नॉट वर्ड को बड़ा हाईलाइट करके दिया है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना जाए। तो इसमें सिलिकोसिस था, एस्बेस्टोसिस है कि न्यूमोकोनियोसिस है या फिर अस्थमा जो कि नर्वस टाइप का होता है। तो इनमें से कौन सी बीमारी थी? तो देखिए अगर मैं नोटिफाइड डिजीज की बात करूं तो टोटल 8 नोटिफाइड डिजीजेस हैं नए कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अनुसार जो है तो टोटल 8 जो है तो नोटिफाइड डिजीजेस है। 8 नोटिफाइड डिजीज है। कितनी नोटिफाइड डिजीज है? 8। ये कौन कौन सी है? सबसे पहला है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। दूसरा है न्यूमो कोल माइनर्स, कोल माइनर्स, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। तीसरा है मैंगनीज पॉइजनिंग, मैंगनीज पॉइजनिंग। चौथा है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। पांचवा है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ये लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से के पास लिस्ट नहीं है तो वो यहां से अपना लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अपना लिख ले, जिनको पता है तो अच्छी बात है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जो कि केमिकल्स में अगर कहीं किसी का कांटेक्ट आता है, केमिकल्स के कांटेक्ट में अगर कोई बंदा आता है तो उस केस में ये कांटेक्ट डर्मेटाइटिस होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद केमिकल्स, ये लिख लीजिएगा उसके इसके नीचे, कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद केमिकल्स। अगला है ऑक्यूपेशनल कैंसर, ऑक्यूपेशनल कैंसर। मतलब कि क्या होता है, बहुत से लोगों को या तो नॉर्मली कैंसर होता है जैसे कि बीड़ी या सिगरेट फूकने से, तो वो वाले कैंसर कैंसर को जो है तो नहीं इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कौन सा कैंसर इंक्लूड किया जाएगा? जो काम के कारण हो रहा है। ठीक है, जो काम के कारण कैंसर होता है उस कैंसर की बात कर रहा है, इसलिए ऑक्यूपेशनल बोला है। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे यूरेनियम माइंस में हो गई। ये पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन नाम की जो बीमारी है ये यूरेनियम की माइंस में होता है क्योंकि वो भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसमें से लगातार जो है तो ऐसी रेज निकलती रहती है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के आर पार चली जाती है, जैसे एक्सरे है बॉडी के आर पार चली जाती है, तो ये हार्मफुल रेज उसमें से निकलती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थमा, जो कि एक ऐसी बीमारी है, नोटिफाइड डिजीज नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है इन एवरी गैसी सीम ऑफ द सेकेंड और थर्ड डिग्री ओनली शैल बी यूज्ड बिलो द ग्राउंड। सेकेंड और थर्ड डिग्री की गैसी सीम में बिलो ग्राउंड हमें क्या यूज करना चाहिए? फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो बिल्कुल फ्लेम सेफ्टी लैम्प तो सेकेंड और थर्ड क्या फर्स्ट में भी यूज होता है, तीनों में यूज होता है। वो तो पर्टिकुलरली सेकेंड और थर्ड डिग्री की बात तो नहीं कर रहे अपन। सेकेंड ऑप्शन है फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस एंड इक्विपमेंट।
थर्ड है रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, फोर्थ है ब्रीदिंग अपरेटस एंड इक्विपमेंट। तो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस तो ये हो गए कि भाई अपन कहीं पर जाए ना, है ना, दूर बैठे ही काम कर लें, तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल तो ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहां पे रूफ का दिक्कत हो, रूफ कंट्रोल वाली प्रॉब्लम हो। ब्रीदिंग अपरेटस और इक्विपमेंट तो माइंस में फियरी सीन में होता है, आग लगी हो तो ज्यादातर वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बट ये जो फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस एंड इक्विपमेंट है, इसमें दिक्कत क्या है कि स्पेशली सेकेंड और थर्ड डिग्री में अपन को इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट डिग्री की माइंस में तो अपन को 1 साल तक का छूट भी दिया हुआ है रेगुलेशन में कि यार ठीक है आपके पास सुविधाएं नहीं, आप 1 साल तक यूज कर लीजिए फर्स्ट डिग्री में, बट सेकेंड और थर्ड डिग्री में ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकता कोई भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस एंड इक्विपमेंट, कि भाई आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अपरेटस है वो सबके साथ फ्लेम प्रूफ होने चाहिए, या जो भी इक्विपमेंट्स आप माइंस में यूज कर सकते हो वो भी कर रहे हो, वो सबके साथ फ्लेम प्रूफ होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is used for assessing the progress of reclamation in the open cast coal mines? assessing का मतलब होता है आकलन। तो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि रिक्लेमेशन का आपका प्रोग्रेस जो भी हो रहा है, जो भी रिक्लेमेशन आप कर रहे हो उसको मेजर करने के लिए उस चीज का यूज किया जाता है। तो माइन क्लोजर देखा जाता है कि माइन क्लोजर का कितना हो गया, कैसे हो गया, या फिर रॉक की क्वालिटी देखी जाती जो हम रिक्लेमेशन करते टाइम रॉक जो है तो लाके डंप कर रहे हैं एक जगह पे, है ना, मतलब रीफिलिंग कर रहे हैं, बैक फिलिंग वगैरह कर रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में, या माइंस की सॉइल क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, या फिर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं कि भाई हम सही तरीके से मतलब कि माइनिंग का काम भी कर रहे हैं और क्या हम एनवायरमेंट को भी बचा के चल रहे हैं, डेवलपमेंट अलोंग विद द एनवायरमेंट, तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी। लेकिन रिक्लेमेशन का मेन टारगेट क्या होता है? अगर किसी को ये आंसर मान लीजिए, देखिए बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को ऐसा है कि यार नहीं पता इसमें कहना क्या जाता है, ये माइन क्लोजर, रॉक क्वालिटी, माइन सॉइल, सस्टेनेबिलिटी, तो देखिए तुक्का भी मारो ना तो थोड़ा ध्यान से मारो कि आखिर रिक्लेमेशन का मेन टारगेट क्या होता है, क्या मेन टारगेट होता है। रिक्लेमेशन का मेन टारगेट ये होता है कि हमें वापस से अपना एनवायरमेंट रीस्टोर करना है। एनवायरमेंट रीस्टोर करने का मतलब ये होता है कि यार जो टॉप सॉइल है वही बस उपजाऊ होती है, ये आप भी जानते हो, ये आप बात जानते हो। हाँ, अब इस ये भी नहीं जानते हो तो फिर तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतनी सी भी बात जानते हो तो आप अपना दिमाग लगा ले जाओगे कि यार ठीक है मुझे इतना पता है कि टॉप सॉइल का इस्तेमाल, टॉप सॉइल जो है तो वही बस उपजाऊ होती है, और टॉप सॉइल को ही वापस से बिछाना, नीचे तो मैं कुछ भी बिछा दूंगा। रिक्लेमेशन टॉपिक में मैंने अच्छे से पढ़ाई ये चीज कि नीचे तो हम कुछ भी बड़े बड़े बोर्डर्स वगैरह कुछ भी बिछा देते हैं, लेकिन जो टॉप सॉइल है उसको बड़े ध्यान से बिछाते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही जो है तो पेड़ पौधों को वापस से उगने में मदद करेगा। और पेड़ पौधे अगर वापस से उगते हैं तो जो पुराना एनवायरमेंट था उसे हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। मेन मुद्दा तो मिट्टी का खेल है बाबू, ठीक है। तो यहां पे क्या मिट्टी की बात कर रहा है तो माइन की सॉइल क्वालिटी इंडेक्स हम चेक करेंगे कि क्या माइंस की सॉइल क्वालिटी सही है, सही तरीके से आपका रिक्लेमेशन हो रहा है। अगर सॉइल की क्वालिटी सही नहीं है देन आपका रिक्लेमेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर आपका माइन सॉइल क्वालिटी इंडेक्स ही होगा, है ना। ये देखो बढ़िया, न्यू ईयर आने की खुशी में ना ये भी लुपुर झुपुर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लो एक्सप्लोसिव्स? इनमें से कौन सा लो एक्सप्लोसिव है? एएनएफओ एक हाई एक्सप्लोसिव है, पीईटीएन ये भी हाई एक्सप्लोसिव है, हैवी एएनएफओ ये तो बहुत बड़ा हाई एक्सप्लोसिव है।
बचा कौन बेचारा, गन पाउडर, गन पाउडर। ये हमारा जो है ऐसा एक्सप्लोसिव बेचारा लो एक्सप्लोसिव है ना। तो इसका नाम ध्यान में रखना, लो एक्सप्लोसिव है ही, अब क्या ही कर सकते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान? मैंने जब पढ़ाया है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपको, तो उसमें एक वर्ड जो है तो बार बार रिपीट होती है कि एक तो लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल नहीं, इलीगल भी नहीं कह सकते, है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या करते हैं भाई, हम आसपास जो हमारी माइंड्स में जो एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट होता है उसके बारे में लिखते हैं, जो गड़बड़ियां दिखती हैं उसके बारे में लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं उनका, और उनके सॉल्यूशंस बताते हैं कि हाँ पास्ट में पिछले कुछ समय में हमने ये गलतियां की या एक्सीडेंट हुए हमारी माइंड्स में इस कारण से, तो उस चीज को सुधारना है, हमें एनालिसिस करके सुधारना है। फिर हम एनालिसिस करने के बाद रेमेडीज देते हैं ताकि वो गलतियां फ्यूचर में ना हो, ठीक है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट तो है भी नहीं भी, ठीक है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। रिसर्च डॉक्यूमेंट, बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं हम, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन 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 रिसर्च कहां होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को लेके पूरा का पूरा रिसर्च कर रहे हो कि माइंस में मेरी, जैसे कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हो गया भाई, पहले फ्लाई रॉक्स के कारण इतनी दिक्कत हुई, वाइब्रेशन हो रहा था, तो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करने के लिए पर्टिकुलर एक चीज के लिए हमने रिसर्च ऑर्गेनाइज किए, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। तो उस टाइप का रिसर्च डॉक्यूमेंट तो नहीं है ये। ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, ये कह सकते हो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारे यहां जो एसएमपी है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, वो हर साल बनता है, हर माइंस का हर साल बनता है। और जो पुराना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसको रिव्यू करके उसको ऑडिट किया जाता है ना। और मतलब जो बन जाता है, जैसे मैंने आज मान लीजिए मैंने अपने माइंस का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया, पिछला वाला भी इंक्लूड किया, अब मैं इसको जो है तो पहले खुद बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये जाएगा सेफ्टी कमेटी के पास, फिर उसके बाद जाएगा ये आपका जो भी दूसरा कोई डिपार्टमेंट होता है वो देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, फिर फाइनली कहा जाता है जब पूरी तरह से एडिटिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑडिट, ऑडिट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, जिसको जो चेंजेस करना होता है अपने हिसाब से करता है। तो ये बेसिकली तो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट ही होता है ना। फॉर्मल डॉक्यूमेंट वो भी कह सकते हो, बट सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस पे होता है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि इसका ऑडिट बहुत बार होता है। तो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following explosive groups is approved for special purposes such as delay firing and firing in ripping? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्लोसिव है जो कि सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, डिले फायरिंग करने के लिए या फिर रिपिंग में फायरिंग करने के लिए? देखिए यहां पे बहुतों को आंसर पता होगा और बहुतों के सही भी हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से जिनको आंसर पता होते हुए भी गलत करके आए, यह समझ में ही नहीं आ रहा था। हमेशा ना जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो कुछ एक वर्ड्स को पकड़ा करिए, जब क्वेश्चन में समझ में ना आए, एकदम से ही नील हो जाते हो जब आप, तो कुछ एक आध वर्ड्स को ऐसे पकड़िए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे यहां पे बोला है कि कौन सा एक्सप्लोसिव स्पेशल पर्पस के लिए होता है। अब ये वर्ड अगर आप पकड़ लिए हो तो इसमें देखिए क्या फायदा होता है कि हमने P1 से लेके P2, P3, P4, P5 सारे एक्सप्लोसिव पढ़े, ये वाला भी पढ़ा, ये भी यूज होता है P2,
को रिप्लेस किया P3 ने, है ना, P2 को P3 ने रिप्लेस किया। P4 बोलता है कि इंडिया में यूज नहीं होता, लेकिन स्पेशली इसका बना मतलब डिजाइन किया जाता है, कभी कभी स्पेशल कंडीशंस के लिए इसको अलग से डिजाइन किया जाता है। P4 ऐसा डिपार्टमेंट वाला एक्सप्लोसिव है। P5 हो गया सॉलिड ब्लास्टिंग में, तो बचा तो P4 ही ना। P1 हो गया अनशीथ्ड, अनशीथ्ड किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। P2 हो गया शीथ्ड, और P2 का ही एडवांस टेक्नोलॉजी है P3। P5 हो गया सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है। और ये हो गया आपका P4 जो है तो स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव है ये। तो तुक्के भी मारो तो सोच समझ के मारो। इतनी सी चीज अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो इतना से तो पता ही रहा होगा उसको कि भले इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन फिर भी इतनी बात तो पता रही होगी कि कौन सा चीज किस चीज के लिए यूज होता है। भले ये फोर्थ वाले का स्पेशल नहीं पता था, ये पता था कि भाई इंडिया में यूज नहीं होता, तो ले दे के अगर 3 तो चले जाते हैं तो स्पेशल पर्पस में तो P4 ही बचता है ना। Dash is the process of returning the mined out land being fit to an acceptable environmental condition. अब यहां पे मैक्सिमम लोगों ने रिक्लेमेशन पे टिक करके आए हैं, रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन, रिक्लेमेशन, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन तो नहीं होता। रिहेबिलिटेशन मतलब कि जो मेरे पहले लोग बाग थे पूरा का पूरा गांव बसा देना, रिहेबिलिटेट करना, पूरे जानवर ओनवर सब ले आना, तो ये भी नहीं होता, रिहेबिलिटेशन भी नहीं होता है। जो मतलब पहले मैंने सबको हटाया था, पेड़ पौधे जानवर इंसान, उनको दोबारा से बुलाना ना, ये नहीं होता रिक्लेमेशन तो, है ना। तो हम करते क्या है भाई, माइंड आउट लैंड को वापस से एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसकी, उसको वापस से लाके रख देना। अब रिक्लेमेशन क्या है, ये रिस्टोरेशन की एक प्रोसेस है, रिस्टोरेशन की ही एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एनवायरमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो एनवायरमेंट को रिस्टोर करने का मतलब क्या है कि जो पुराना एनवायरमेंट था, मतलब कि जो उस वहां के उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी एनवायरमेंट था उसके हिसाब से मुझे वापस से अपना एनवायरमेंट जो है रिस्टोर करना है। तो बेसिकली तो ये रिस्टोरेशन ही आंसर करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। Which of the following drilling patterns is used for laminated strata, which mostly covers the face in the blasting operation carried out in underground coal mines? लैमिनेटेड स्ट्राटा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरा का पूरा लैमिनेटेड बारे में पढ़ा था, ठीक है। लैमिनेटेड रूफ क्या होती है, सैंडस्टोन वाली रूफ को लैमिनेटेड रूफ कहा जाता है जिसमें कि सैंडस्टोन और कोयले का मिक्सचर होता है। तो ऐसे स्ट्राटा में कौन सी ब्लास्टिंग यूज की जाती है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, अंडरग्राउंड कोल माइंस की बात कर रहा है तो एक तो फैन कट एंड दूसरा वेज कट, वेज कट यही दो यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यही दो यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका फैन कट। टिम्बर इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर सपोर्ट इन माइन बिकॉज, ये आपका मैं जब भी बोलता हूं ना कि एडवांटेजेस अच्छे से पढ़िए, जब भी लेक्चर लिया हूं मैं किसी भी चीज का किसी भी सब्जेक्ट का, एडवांटेजेस पे हमेशा आपका फोकस रखा हूं। और ये अभी कुछ दिन पहले जो हम टिम्बर के बारे में पढ़ रहे थे, टिम्बर प्रॉप्स के बारे में, उसका एडवांटेजेस का ही ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके ऑप्शंस क्या है कि भाई ये सस्ता है और आसानी से मिल जाता है, प्रॉप के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है, देखो कॉस्टली ना, महंगा नहीं पड़ता, माइंड वर्कर्स को ज्यादा पसंद है ये यूज करना, तो इन माइंड वर्कर्स से नहीं मतलब है हमें, मेन देखो
माइंड्स में ना एक कॉमन सेंस चलता है कि कभी कभी भी कोई भी माइनिंग हम करते हैं तो माइनिंग के कुछ फंडे हमेशा याद रखिए कि पहली चीज तो हम जब माइनिंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट। कोई भी चीज इकोनॉमिक है कि नहीं, तभी हम माइनिंग करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि वहां पे अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब कि अगर मैं किसी ऐसी अवेलेबिलिटी 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 दूसरा चीज ये देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी जंगल ऐसी जगह पे ले जाके हमको माइनिंग करनी है जहां पे कोई सामान ही उपलब्ध नहीं है ना। अगर मुझे इकोनॉमिक से में सब कुछ आ जाता है कि अगर कोई सामान उपलब्ध नहीं है, मुझे माइनिंग करना है, मुझे कोई सामान लेना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए तो मुझे बहुत दूर से कोई चीज लानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, तो दैट विल नॉट बी इकोनॉमिक फॉर मी, है ना। मैं वहां माइनिंग ही नहीं करूंगा यार, कितना भी गड़ा हो, मुझे घाटा अगर होने का तय है तो मैं क्यों करूंगा। आसपास कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो मैं क्यों माइनिंग करूंगा। सॉरी। तो ये एक तो ये चीज याद रखनी है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा अवेलेबिलिटी, तीसरा आपका सेफ्टी। सेफ्टी को कभी मत भूलना यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तीन चीजें माइनिंग में हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, है ना। कोई चीज इकोनॉमिक है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, और सेफ्टी क्या है मेरी उसमें। कॉस्टली है तो मैं यूज नहीं करूंगा, माइंड वर्कर्स की पसंद से मुझे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेफ्टी से मतलब है मुझे तो मेन, ठीक है। मजबूती का मुझे पता है ना बताए, तो इट इज चीप एंड रेडिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash refers to the average concentration of dust particles to which a worker is exposed over the course of work week। तो डस्ट पार्टिकल्स को जो एवरेज कंसंट्रेशन है वर्कर्स का, वो एवरेज कंसंट्रेशन डस्ट पार्टिकल्स का जो हम वर्कर्स का मेजर करते हैं, तो वो एवरेज कंसंट्रेशन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब डस्ट पार्टिकल्स की अगर बात कर रहे हैं, एवरेज कंसंट्रेशन पूछ रहा है उसका, तो आपने रेगुलेशन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट वर्ड का यूज नहीं किया, सीलिंग लिमिट का यूज नहीं किया, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का यूज नहीं किया, क्या यूज किया, टाइम वेटेड एवरेज वर्ड का यूज किया है। तो यहां से ये क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाता। देखिए रेगुलेशन में ही कितने प्यार से घुमा के क्वेश्चन बनाया है, तब लोग क्या रट के जाते हो आप लोग रट, जब मैं बोलता हूं कि यार हमेशा एक टीचर से पढ़ने के बाद आप लोग हमेशा खुद से किताब को उठाकर एक बार खुद से पढ़ के देखिए। जब खुद से पढ़ेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, एक एक लाइन जब समझने लगेंगे ना, मतलब जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो फील होना चाहिए क्या आखिर कहना क्या चाहता है। वो जिस दिन फील हो गया ना कि हाँ अच्छा ये है, ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने माइंड में ट्रेनिंग में टाइम में देखा है, तो वो चीजें फिर आपको ना जिंदगी भर याद रहती, कभी भूलती नहीं है। लेकिन यही हम लोग क्या रटने बैठ जाते हैं कि 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो ये रट लिया। उसके बाद ये रट लोगे कि आपका 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, अगर फ्री सिलिका का परसेंटेज 5% से अधिक है, इतना रट लिए। उसके बाद ये बोलोगे कि यार हम तो पूरा का पूरा सीएमआर रटे हुए हैं। काहे का रटे हुए हो,
बीच में से घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो फिर रटे हुए वो दिख जाता है। चीजें ना पढ़ो ध्यान से, पढ़ते तो ध्यान से ही हो, बट एग्जाम हॉल में ना इतना डर जाते हो कि समझ में ही नहीं आता। इनमें से कौन सा अनसेफ काम नहीं है? जो वर्कर्स माइंस में काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाला इनमें से कौन सा काम अनसेफ नहीं है? अनसेफ नहीं है, अनसेफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस? टेस्टिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग, टीजिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग, ये तो अनसेफ है। किसी को परेशान करना, किसी को काम नहीं करने देना, ये अनसेफ है। अनसेफ स्पीड पे गाड़ी चलाना, कोई भी काम अनसेफ स्पीड पे करना, ये भी अनसेफ है। हॉलेज रोडवे में चलना, ये भी अनसेफ है, इसी से क्वेश्चन भी दिया है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन, अब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो है आपकी माइंस में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो यार उससे हमें क्या लेना देना, है ना। अब काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी काम नहीं करेंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये अनसेफ नहीं है, ठीक है, ये सेफ है। The mine closure plan for coal mines along with the details of the updated cost estimates for various mine closure activities shall be submitted to। जो कोल माइंस का माइन क्लोजर प्लान है ना, तो वो किसको सबमिट किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट या एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, या फिर आईबीएम को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल को सबमिट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था, नॉलेज पे बेस्ड था। ट्रिकी क्या था? नॉलेज पे बेस्ड था। अगर आपको पता था तो आप सही आंसर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तीसरा तुक्का ही मार सकते, कुत्ता नहीं तुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग ऑपरेशन मिस फायर मीन्स, मिस फायर का मतलब क्या होता है? फेलियर टू कनेक्ट द कार्ट्रिजेस, कार्ट्रिज को कनेक्ट नहीं किया, डिटोनेटर को इग्नाइट नहीं कर पाए, या फिर फेलियर टू एक्सप्लोड द एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल, एक पूरे शॉर्ट होल में जो पूरा का पूरा चार्ज है वो एक्सप्लोड ही नहीं हुआ है, स्टेमिंग सफिशिएंट नहीं था शॉर्ट होल्स में। तो मिसफायर का तो आप भी जान रहे हो, डेफिनेशन रहती है आपको, तो करेक्ट आंसर होगा कि पूरा का पूरा जो चार्ज है एक्सप्लोसिव का शॉर्ट होल का, तो वो ब्लास्ट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर्स लेफ्ट इन अ सीम और सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन डैश where the width of the galleries does not exceed 3 meter and the depth of the seam from the surface exceeds 60 meter but not exceeding 90 meter। तो इसमें दो एडजेसेंट पिलर्स के बीच की दूरी पूछ रहा है, जिसमें कि आपको गैलरी की विड्थ दे दी कितने से ज्यादा नहीं होगी, और सीम की जो डेप्थ है वो जो है तो 60 से लेकर 90 मीटर के बीच में है। एडजेसेंट पिलर ये आपका रेगुलेशन नंबर 111 में दिया हुआ है पूरा। जो टेबल है उसी में से क्वेश्चन पूछा है। 13.5 इज द राइट आंसर, ठीक है, वो टेबल याद करके जाना था। Open cast, no working shall be made in an open cast mines within a distance of dash meters from the boundary of any mine or boundary claimed by the owner of an adjacent mine। ओपन कास्ट माइंस में कोई भी ऐसी वर्किंग जो है तो ऐसी जगह पे नहीं करना है जो कि माइन बाउंड्री से इतने मीटर के भीतर है, कितने मीटर के भीतर है, या फिर किसी दूसरे ओनर के द्वारा बाउंड्री क्लेम की गई है, कोई क्लेम की हुई बाउंड्री है बगल वाली माइंस के ओनर के द्वारा या दूसरे ओनर के द्वारा,
तो उस बाउंड्री से इतने मीटर के भीतर आपको जो है तो कोई भी वर्किंग नहीं रखनी है। 7.5 मीटर है, 50 मीटर, 45 मीटर की 6 मीटर, तो करेक्ट आंसर है 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो कि माइनिंग ऑपरेशन को जो है तो बंद करने का कारण नहीं है? ठीक है, अनइकोनॉमिक ऑपरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कारण है भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो अनइकोनॉमिक है तो आप नहीं करोगे, सिंपल बात। तो ये तो है, इकोनॉमिक की बात है, जब इकोनॉमी की बात आती है तो देखिए वहां पे हम पीछे नहीं हटते। मिनरल खत्म हो गया है, एग्जॉशन ऑफ मिनरल, कोई नेचुरल कलामिटी आ गई है, जब मिनरल खत्म हो गए तो माइनिंग ऑपरेशन काहे करोगे, क्लोज ही ना कर दोगे। नेचुरल कलामिटी आ गई, बाढ़ और कुछ भी हो सकता है, सुनामी कुछ भी आ सकता है, तो उसके कारण भी तो माइनिंग ऑपरेशन आपके बंद हो जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर्स नहीं है हमारे पास साहब, तो काहे को हम माइनिंग ऑपरेशन करेंगे, तो ये तो कोई एक कारण नहीं हुआ, लेबर कहीं से पकड़ के लाओ। और इंडिया में बेरोजगारों की कमी है क्या, है इतनी जनसंख्या है, मोदी जी बोल रहे हैं हम किसी को नौकरी नहीं देंगे, तो ना दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़िएगा, उसने बेचारा कॉमा वॉमा नहीं लगाया था ईसीएल के क्वेश्चन पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग causes negative impacts of surface mining on the environment, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है सरफेस माइनिंग का जिसके कारण जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो सरफेस माइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सरफेस माइनिंग की बात कर रहे हैं। अब सरफेस माइनिंग में आखिर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, मतलब सरफेस माइनिंग मतलब कि आपका ओपन कास्ट माइनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनवायरमेंट पे सरफेस माइनिंग करने के कारण इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं एनवायरमेंट पे, एक बुरा प्रभाव करते हैं? कि सरफेस माइनिंग मतलब लैंड मॉर्फोलॉजी मेंटेन करना। लैंड मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो जाता है आपका, कि आपने, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो आसपास का एनवायरमेंट है, पेड़ पौधे पत्थर, इनकी साइंटिफिक स्टडी करना, ये होता है मॉर्फोलॉजी। और लैंड की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसको मेंटेन करके चलना, पेड़ पौधे वगैरह ये सब मेंटेन करके चलना, ये क्या एनवायरमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है? नहीं यार, ये सब तो नहीं डालता है। घर बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, ये भी कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। फौना और फॉला, फ्लोरा, फौना मतलब होता है एनिमल्स, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स। तो वहां के जो प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो रही है, क्या ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है? नहीं। जब हम सरफेस माइनिंग करते हैं तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, लिक्विड निकलता है जो कि हार्मफुल होता है, केमिकल वाला लिक्विड, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, धूल, डस्ट, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग में ये सारी दिक्कत आती है, तो करेक्ट आंसर इज release of gaseous, liquid and solid pollutants and noise pollution. Safety management, in the safety management plan, removing a hazard or hazardous work practice from a mine is known as. अब ये तो आपने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में पढ़ा है, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी रिस्क को, अगर माइंस में कोई रिस्क है, कोई खतरा बना है माइंस में, तो उस खतरे को या तो हम कम कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम प्रिवेंट करेंगे, या तो हम रिड्यूस करते हैं।
तीसरा होता है कि यार जब नहीं कर सकते तो उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। ये 3 फंडे चलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के, किसी भी रिस्क को कम करना है या खत्म करना है या होने ही नहीं देना है। तो एलिमिनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा रनअवे टब से टकरा गया अंडरग्राउंड माइंस में, तो जो इंस्पेक्टर आया है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो आया है, इन्वेस्टिगेटर, तो वो जो है तो क्या पहली चीज क्या पता करेगा? क्या माइनिंग सरदार जो है तो अवेयर था इस चीज से कि उसके दो फेसेस जो है तो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं? अरे यार माइनिंग सरदार तो अवेयर है, फेसेस में कहा जा रहे हो? उस आदमी ने आखिर मैनहोल में शेल्टर क्यों नहीं लिया? जब होलिज रोप पे रोप चल रहा था तो शेल्टर क्यों नहीं लिया? क्योंकि सीधे सीधे बोला है कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ। ठीक है, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ। तो यार तो गलती तो इसी की थी, क्यों नहीं लिया? और यहाँ पे बेसिकली गलती नहीं पता कर रहा है कि गलती किसकी थी। आपके दिमाग में जो पहली चीज आई ये हिट हुई कि भाई गलती पूछ रहा है, गलती नहीं पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेटर सबसे पहली चीज क्या पता करेगा? भाई अगर वो बंदा टकराया है किसी भी चीज से, रन अवे टब से, तो आखिर वो जब चल रहा था रोप तो मैनहोल में क्यों नहीं घुसा? क्या वहां मैनहोल नहीं था? नहीं था तो फिर मैनेजमेंट को ठोकेगा, वो बना के ठोकेगा। लेकिन अगर था तो वो क्यों नहीं घुसा? क्या वो सफिशियंट साइज को नहीं था? सफिशियंट साइज का नहीं था, फिर से मैनेजमेंट को ठोकेगा, मैनेजर को ठोकेगा। क्या वहां पे इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं था? वहां के रास्ते साफ नहीं थे? नहीं है तो जिसका भी जिम्मेदारी था उसको ठोकेगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी क्या करना है, इसको पता करना है भाई कि आखिर हुआ क्या है। क्या पता करेगा? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये पता चले भाई मैनुअल में क्यों नहीं घुसे यार, घुस जाना चाहिए था। हो गया, अब ठोकर गए हो तब ठीक है, देंगे कंपनसेशन। ठीक है, क्या शॉर्ट फायरर ने ये एग्जामिन किया था उस जगह को? अरे यार वो क्यों जाएगा एग्जामिन करने? जो लोडर है, whether the loaders know that they were not expected to enter the place before it was supported as per the SSR। SSR की देखो यहां बात नहीं आती है। ठीक है, तो सिंपल सा एक ही होता है कि भाई मैनहोल में क्यों नहीं घुसे। ये ऑप्शन भी ऐसे दिया है ना कि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा। इसका मैंने और डाटा कलेक्ट करने का कोशिश किया बट मिला नहीं है। सर्कुलर्स वगैरह में ढूंढ रहा था, बहुत सारा था तो फिर नहीं ढूंढा, कुछ देखा नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया मैं। तो अभी के लिए तो इसमें बस इतना ही याद रखिए कि क्वेश्चन पे आते हैं पहले। When the shaft depth increases and make of water is sufficient, it is always preferred to have intermediate pump chambers with some pattern interval। मतलब कि जब शाफ्ट की गहराई बढ़ती जाती है तो ऐसा प्रिफर किया जाता है कि, और उसमें पानी पर्याप्त बन रहा है, बहुत सारा पानी बन रहा है, शाफ्ट की गहराई बढ़ रही है, पानी भी बहुत सारा बन रहा है, लगातार पानी निकल रहा है, सीपेज हो रहा है। तो बोलता है कि बीच बीच में आपको पंप चैम्बर्स लगाने चाहिए जो कि संप से कनेक्टेड हो। अब ये पंप चैम्बर जो है तो कितने कितने मीटर की दूरी पर होने चाहिए? मैक्सिमम कितने मीटर की दूरी पर होता है? मैक्सिमम 300 मीटर से ज्यादा की दूरी पर रख सकते हैं, 100 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, 250 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, या फिर 250 से 300 मीटर की दूरी पर रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट एक्सीडिंग 250 मीटर। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मिला नहीं मुझे, अगर मिल जाता तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल ही बताता। हैंड पैकिंग इज प्रैक्टिस्ड एज वन ऑफ द स्टोइंग ऑपरेशन इन द अंडरग्राउंड कोल माइंस व्हेन। हैंड पैकिंग अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम कब यूज करते हैं? ठीक है, मतलब कि हाथ की मदद से ले जाके स्टोइंग में का ऑपरेशन चल रहा है, स्टोइंग ऑपरेशन चल रहा है, स्टोइंग का काम करना है, उसके लिए हाथ से पैकिंग करवाना है ना। जब स्टोइंग टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां पे डिटेल में इसको देखेंगे, यहाँ वो वहां पे दिया हुआ है डीजे देशमुख में।
तो सीम्स के जो स्टीप जो सीम है वो 25 डिग्री से ज्यादा स्टीपर है, या 10 डिग्री से ज्यादा स्टीपर है, या 15 डिग्री से 5 डिग्री ज्यादा स्टीपर के केस में हम हैंड पैकिंग करते हैं। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि हैंड पैकिंग हम करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 डिग्री या उससे ज्यादा। 25 डिग्री से ज्यादा जब इंक्लिनेशन होता है तब हम हैंड पैकिंग करते हैं। तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन यहां चुनना था आपको, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना इंक्लिनेशन होता है। चूंकि आप भी जान रहे हो कि हैंड मतलब इंसान अपने से कर रहा है कोई चीज, तो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। मशीन यूज करोगे, पैकिंग में दिक्कत जाती है ना, मशीन का भी इस्तेमाल करने से सही तरीके से मशीन को इंस्टॉल करना, ये सब करना एक दिक्कत होती है। फ्लैट सीम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल बैटरी पावर्ड या फिर डीजल पावर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी including side discharge loaders, load haul dumpers, coal haulers, and shuttle cars used below the ground in coal mines shall be provided with dash, which shall give adequate protection। इतना तो देखो, इतने बड़े क्वेश्चन में ये तो एम ही था, एम ही था। मेन मुद्दा था कि भाई कोई भी मशीन अगर अंडरग्राउंड कोल माइंस में चल रही है तो उसको क्या देना चाहिए ताकि हम कोई भी ग्राउंड फॉल हो रहा है उससे प्रोटेक्शन दे सकें, रूफ से या साइड से कुछ भी अगर गिर रहा है तो उससे प्रोटेक्शन दे सकें। तो यार अगर ऑपरेटर को प्रोटेक्शन देना है तो क्या दबाओगे? वायर नेट दे पाएगा वो? बोगी कवर, वायर मेश, या फिर रूफ में कैनोपी दे दो यार, छत दे दो उसको। तो करेक्ट आंसर तो कैनोपी ही होगा, रूफ कैनोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the hazard and impact involved while unloading material into a dumper using an excavator। अरे एक्सकवेटर की मदद से किसी डंपर में कोई मटेरियल अनलोड कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो, मतलब अनलोड कर रहा है ना, मटेरियल डाल रहा है डंपर में कोई भी एक्सकवेटर, तो उस वो करते समय इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है? एक्सपोजर टू शार्प एज और स्क्रैच, मतलब कि आपका कोई शार्प एज है ना, मतलब कोई नुकीला चीज निकला हुआ उसके अगेंस्ट आपका बकेट जो है स्क्रैच हो जाएगा। अरे ठीक है ना यार, बकेट तो स्क्रैच हो ही जाए। स्लिपिंग, फिसल गया, ये खतरा होता है? नहीं, ऑपरेटर अच्छा रखो ना, नया लड़का काहे रख रहे हो। अदर नियर बाय इक्विपमेंट, आसपास कोई दूसरा इक्विपमेंट है तो वो डैमेज हो गया। अरे यार मशीन दूर दूर लगाओगे तो काहे को डैमेज होगा? आपको सिर्फ इतना बोल रहा है कि डंपर में लोड कर रहे हो तो क्या दिक्कत होगी, है ना, क्या हजार्ड देखने को मिल सकता है? उसमें ये होता है कि डंपर की बॉडी को हिट कर सकता है ना, और केबिन को डैमेज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये ये आपका करेक्ट ऑप्शन किस बेसिस पे हो जाता है ये भी बता देता हूं। आप अच्छा ऑपरेटर आपने रखा हुआ है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है, अच्छा ऑपरेटर है, वो अच्छे से तेजी से करता है, बट फिर भी बट फिर भी आप पूरी सेफ्टी आप मेंटेन कर रहे हो, आसपास कोई मशीन नहीं है, ऑपरेटर ऐसा है कि भाई कोई चीज स्लिप नहीं करेगी, है ना। अगर स्लिप किया, अगर स्लिप किया तो क्या होगा? मान लीजिए बकेट में से गिर गया पत्थर, तो क्या होगा? स्क्रैच हो जाएगा, शार्प एज जो है ना, वो उनके कांटेक्ट में आने से स्क्रैच हो जाएगा आपका कोई भी चीज, डंपर हो गया या फिर आपका एक्सकवेटर हो गया, ठीक है, स्क्रैच होते रहते हैं, स्क्रैच होते रहते हैं, वो भी है,
वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोल्डर गिर गया या वर्कर बहुत तेजी से काम कर रहा है, गलती से ऐसा हो गया कि वो डंपर की बॉडी पे बकेट जाके टकरा गया, है ना, या डंपर की बॉडी को बहुत तेजी से किसी चीज ने हिट किया, जैसे कि क्या होता है कि जब स्विंग मारता है ना ऐसे बहुत तेजी से, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पत्थर जो है तो बकेट से गिर के सीधे कहां चला जाता है, केबिन में चला जाता है, डैमेज कर देता है केबिन को। मेन इसका कंसंट्रेशन था डैमेज ऑफ केबिन। अब केबिन का डैमेज होता है, जो डंपर होता है उसमें अपन क्या करके रखते हैं भाई, उसमें यहाँ पे ना कैनोपी होती है, कैनोपी होती है। कुछ कुछ डंपर्स की कैनोपी इतनी होती है, माइन डंपर्स की कैनोपी इतनी होती है। मेन होता है कैनोपी, ताकि केबिन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कोई भी चीज हिट करे डंपर की बॉडी को तो वो एक दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोवाइडेड अगेंस्ट रिवर टू गार्ड अगेंस्ट इनंडेशन should be designed properly keeping in view the engineering parameters। अब देखिए, जब मैंने आपको रिवर और जोर इनके बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पर आपका पानी को कंट्रोल करने के लिए, वाटर का डेंजर जो बना रहता है सरफेस पे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बताया था कि आप क्या बना सकते हो, वाटर अरेस्टर ना, वेस्ट का हीप ना, कंक्रीट की एक जो है तो ढेर लगा दोगे नहीं, मैं तो एक मजबूत सी दीवार खड़ी करूंगा, एम्बैंकमेंट, पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए। रेगुलेशन में ये चीज भी आपको बताया गया है, एम्बैंकमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक माइनिंग कंपनी का एक वेल डिफाइंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि क्लियरली ये बताया गया हो, ये ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हो। क्या ऑब्जेक्टिव बताया गया हो कि जब भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात होती है तो उसमें आपको जो है तो सेफ्टी पॉलिसी में बोलता है कि सबको इनाम बांटो, या फिर लोगों के बीच में अलग अलग ग्रुप्स बना दो, माइंस में जो वर्कर काम कर रहे हैं और उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए, हम पहले करेंगे हम पहले करेंगे, या फिर एक दूसरे का साथ दे वर्कर्स, या फिर सेफ्टी इज द मेजर मेजर सेफ्टी जो है तो हर एक चीज से ऊपर होनी चाहिए, सेफ्टी हर एक चीज से ऊपर होनी चाहिए, या ये बात बोलता है सेफ्टी पॉलिसी माइंड्स में। तो सेफ्टी हर एक चीज से ऊपर होती है, ये बात करता है बेसिकली। ठीक है, तो सेफ्टी मैंने जैसा कि आपको 3 फंडे बताए थे, उनमें से ये सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी अगर वर्ड यूज हुआ है तो सिंपल सी बात है, तुक्का तो यही मारना है। ठीक है, देखो ये भी खुशी से लपड़ झपड़ करने लगा। बोलोगे सर 1 घंटे का पेपर है, आप तो 25 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिए, भला बताओ। चलो, डंपर्स ऑपरेटिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज shall be fitted with a rear floodlight of sufficient illumination capacity to provide clear vision for distance of not less than dash meter। देखिए बोलता है कि जो भी डंपर रात के समय काम करते हैं उनमें जो रियर फ्लड लाइट, जो अपन लाइट लाइट दे रहे हैं, जो हेडलाइट वगैरह जो दे रहे हैं, उसमें कितनी दूरी तक उसको जो है तो क्लियर विजन दिखना चाहिए, कितनी दूर तक का, तो 7.5 मीटर तक का, 10 मीटर, 5 मीटर या फिर 2 मीटर तक की दूरी तक का उसको दिखाई देना चाहिए। तो 10 मीटर ज्यादा से ज्यादा उसको दिखाई देना चाहिए, है ना, इतना ज्यादा 10 मीटर या उससे ज्यादा डिस्टेंस ही दिखाई देना चाहिए उसको। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर रिक्लेमेशन इज, रिक्लेमेशन के लिए जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका बेसिक फंडा क्या है, इनएडिक्वेट knowledge of the local environmental conditions, improper selection of methods and techniques of land reclamation, monitoring and evaluation of environmental results, unsystematic realization of environmental protection and restoration programs। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल रिजल्ट। बेसिकली क्या है कि आसपास का आपको नॉलेज नहीं है,
है ना। आप अगर इस प्रिंसिपल पे काम करोगे कि भाई जो आसपास का मेरा लोकल एनवायरमेंट कंडीशन है वो उसका नॉलेज नहीं मुझे, तो वो कोई यूज का नहीं है रिक्लेमेशन में, है ना। रिक्लेमेशन करते टाइम आपको नॉलेज होना चाहिए। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लैंड रिक्लेमेशन, आप गलत जो है तो मेथड्स और टेक्निक्स जो है तो अप्लाई कर रहे हो लैंड रिक्लेमेशन के लिए। अनसिस्टमैटिक तरीके से आप जो है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम कर रहे हो, रिस्टोरेशन प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये सब तो बेसिक प्रिंसिपल नहीं हो सकते ना। ये सब जो है तो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसने क्या किया कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए और एक बीच में पॉजिटिव पॉइंट दे दिया कि भाई जो मेरा एनवायरमेंटल रिजल्ट है उसका मैं मॉनिटर कैसे करूं, इवेल्युएट कैसे करूं, उसका मेजरमेंट कैसे करूं, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो 3 नेगेटिव पॉइंट दिए, एक बीच में पॉजिटिव पॉइंट दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 30, in terms of fatalities, the occurrence of a mine accident with 10 or more fatalities is considered as a major accident, serious accident, fatal accident, disaster। फैटलिटीज के टर्म्स में जो माइन एक्सीडेंट है, अगर कहीं पे मतलब कि 10 या 10 से अधिक माइन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको क्या कंसीडर किया है? मेजर एक्सीडेंट बोलेंगे, सीरियस एक्सीडेंट बोलेंगे, फैटल एक्सीडेंट बोलेंगे, डिजास्टर बोलेंगे। अरे भाई 10 या 10 से अधिक एक्सीडेंट हो गए, समझ रहे हो, पूरा डिजास्टर हो गया है माइंस में, आपदा आ गई है। if अगर गैलरी if the height of the gallery in a coal mine is 1.8 meter to 1.4 to 2.4 meter, what should be the dia of the prop at the thick end to be used? अगर कोल माइंस में गैलरी की हाइट 1.8 मीटर से 2.4 मीटर है तो उस केस में जो प्रॉप का डाया है थिक एंड में, वो डाया कितना होना चाहिए? 100 mm से 125 mm, 175 mm से 225 mm, 150 mm से 175 mm, या फिर 250 से 275 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 150 mm से लेके 175 mm उसका डाया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉगिंग मेंबर शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर्स इन लेंथ व्हाइल सेटिंग द सपोर्ट एज पर सीएमआर 2017। कॉगिंग की लंबाई पूछी है, तो कॉगिंग की लंबाई जो है तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो कॉग यूज होते हैं, है ना, कॉग सपोर्ट में, चॉक सपोर्ट में, उसकी बात कर रहे हैं, लकड़ी जो होता है ना। नो ड्रिल शैल बी यूज फॉर ड्रिलिंग अ शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउज द क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट डैश ओवर द डाया ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव विच इट इज इंटेंडेड टू यूज। अब यहां पे जो ड्रिल है, ठीक है, आपका वही है जो हर बार बता चुका हूं इस केस में कि आपका जो ड्रिल है, तो ड्रिल होल होल इस तरह ऐसे ड्रिल मशीन से ड्रिल करना है कि आपके कार्ट्रिज के डाया को लगभग लगभग 0.3 सेंटीमीटर का क्लियरेंस दे के रखे, ताकि कार्ट्रिज अच्छे से अंदर चला जाए। कार्ट्रिज के डाया को इतने सेंटीमीटर क्लियरेंस दे के रखे, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the workings having an inclination of dash or more than or more from the horizontal, adequate precautions shall be taken to prevent danger to persons from falling off timber। अगर किसी वर्किंग में मतलब कि इससे ज्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है तो मतलब हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि अगर टिम्बर लगा रहे हैं तो उसमें प्रिकॉशन मतलब कि खतरा ना रहे। तो ये सब आपका डीजे देशमुख का ही है ना, ये भी डीजे देशमुख का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 30 डिग्री। और दूसरा डीजे देशमुख तो छोड़ो, सीधे सीधे ये आपका रेगुलेशन का आंसर है, रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा है, रेगुलेशन में ये चीज दी हुई है। स्पॉइल बैंक का स्लोप कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री, 32 डिग्री, 32.5 एंड 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash was the first to represent graphically the relationship between the quantitative composition of the inflammability of mixtures of methane and air। अरे मीथेन और एयर के बीच का जो मिक्सचर है उसका इन्फ्लेमेबिलिटी का एक रिलेटिव कंपोजिशन ग्राफ के थ्रू बताया है। किसने बताया है? कॉवर्ड डायग्राम में बताया गया है। तो यार एचएफ कॉवर्ड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ लो टेंशन डिटोनेटर्स विद अ 45 मीटर लॉन्ग शॉर्ट फायरिंग केबल इज डैश ओम्स। लो टेंशन डिटोनेटर्स जिनका
45 मीटर का शॉर्ट फायरिंग केबल है ना, उसमें रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये चीज आपको मैं सर्कुलर में पढ़ा चुका हूँ, रेगुलेशन जब पढ़ा रहा था वहां पे ये चीज बताया हूँ। 7 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, ठीक है। Where an excavation which has been formed as a result of any mining operation extends within a distance of dash meters from public road or any building, substantial fencing shall be erected at तरीके। अरे यार कहीं पर भी कोई एक्सकवेशन और उसके पास आसपास कोई पब्लिक रोड या बिल्डिंग है तो अपन को फेंसिंग प्रोवाइड करा के रखना है ना। तो कितने मीटर के भीतर होने पर अपन को फेंसिंग देना है, तो 15 मीटर के भीतर अगर कोई चीज है तो फेंसिंग दे दो यार। What should be the maximum gradient of all roads for trucks, dumpers or other mobile machinery in open cast mines? जितनी भी रोड्स है उन सभी का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा? 1/14, 1/10, 1/12, 1/8, 1/16 होता है मैक्सिमम ग्रेडियंट, लेकिन हो गया 1/14 लेके चलेंगे, है ना। 1/16 होता है वैसे तो आंसर। नो पर्सन शैल वर्क और ट्रेवल ऑन एनी लेज और फुटपाथ, ये भी रेगुलेशन का क्वेश्चन है ना। कोई भी बंदा ऐसे फुटपाथ या छज्जे पे नहीं चलेगा जिसकी चौड़ाई इतने मीटर से कम है और ऐसा खतरा बना है कि वो 1.8 मीटर की हाइट से गिर जाएगा, तो उसकी मतलब वो छज्जे या फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1.5 मीटर से कम है तो उस केस में आप नहीं यूज, वहां पर कोई बंदा काम नहीं करेगा, ठीक है। नो पर्सन शैल वर्क, कोई बंदा ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन कैसी जगह पे? छज्जे की चौड़ाई जो है 1.5 मीटर से कम है या 1.5 मीटर से ज्यादा होने पर, या 1.5 मीटर से ज्यादा है लेकिन 2.5 मीटर से कम है, या फिर 2.5 मीटर से ज्यादा है। तो ज्यादा में तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। ज्यादा कम है तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। जो नॉर्मल एयर होती है उसका माइंड, अरे में मतलब एयर का कंपोजिशन से क्वेश्चन आ गया है ये आपका। एयर का कंपोजिशन क्या है, जो एयर होती है उसका कंपोजिशन क्या है? ऑक्सीजन क्या क्या कितना परसेंटेज है और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज का कंपोजिशन रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि भाई 20.93% ऑक्सीजन होता है, 20.93% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 20.93% ऑक्सीजन होता है एंड 78.10% आपका नाइट्रोजन होता है। नॉर्मल एयर की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग के समय जो डिटोनेटर के लेड्स हैं वो शॉर्ट फायरिंग केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, और शॉर्ट फायरिंग केबल की जो लेंथ है कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? मैक्सिमम सुनना 30 मीटर से कम होनी नहीं चाहिए, सिंपल बात है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग में 30 मीटर से कम लेंथ नहीं होनी चाहिए शॉर्ट फायरिंग केबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट मेथड और डिवाइस टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड है क्या है? सबसे सिंपल मेथड, ये तो चिड़िया ले जाके बैठा दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत कठिन है इसको सेटअप करना। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं भी मेजर करना है तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। लेकिन अगर सेटअप हो गया तो सबसे सिंपल तो यही होना चाहिए। कलरोमेट्रिक मेथड, इसमें कलर जो है तो आप देखते हो, मैं पहले पंपिंग करते हो, फिर कलर देखते हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो इतने परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, का पता आप ही नहीं पड़ जाओ तब तक में। कैनरीज, कैनरीज आपसे पहले बेहोश होंगी, जो मुनिया चिड़िया है वो आपसे पहले बेहोश होगी तो भाग लोगे, ठीक है। अगला, द breadth of every road or footpath in underground coal mines along which loads are carried by human agency shall not be less than dash meter। हर एक रोड की ब्रेथ या फुटपाथ अंडरग्राउंड कोल माइंस में जहां पर ह्यूमंस के द्वारा, मतलब कि जो आपके वर्कर्स है उनके द्वारा लोड कैरी करके ले जाया जा रहा है, तो उस रोड की चौड़ाई कभी भी इतने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
तो कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अपॉइंटेड एज द कन्वेनर ऑफ द अपीलेट मेडिकल बोर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ माइंस रूल 1955? अपीलेट मेडिकल बोर्ड का कन्वेनर किसको अपॉइंट किया जाएगा माइंस रूल 1955 के अनुसार? क्वालिफाइड डीजी मेडिकल ऑफिसर ऑफ इन डीजीएमएस, डीजीएमएस के द्वारा दिया गया जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर है। कन्वेनर मतलब कि संयोजक, जो उसको मतलब कि पूरा देख रेख करेगा, है ना, एप्लाइड मेडिकल बोर्ड का जो पूरा बना के रखेगा, वो कौन होगा? या फिर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नॉमिनेटेड क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर एलोपैथिक मेडिसिन में जो हो, है ना, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, या फिर ऐसा क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर जो कि माइन मैनेजर द्वारा और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, या फिर ऐसा क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर जो कि चीफ इंस्पेक्टर ने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके फिर दिया हो, तो कौन होगा? तो डीजीएमएस में जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर है वो जो है तो आपका क्या होगा, उसी को अपॉइंट किया जाएगा कन्वेनर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सैंड स्टोरिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन इंडियन कोल माइंस वेयर? इंडियन कोल माइंस में हाइड्रोलिक सैंड स्टोरिंग कहां सक्सेसफुल नहीं है? रूफ एंड फ्लोर आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, जहां पे रूफ और फ्लोर को पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अरे यार वहां तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना। रिवर सैंड इज अवेलेबल विद इन 5 किलोमीटर, रिवर सैंड भी पास में है। सीम्स आर नॉट बीइंग वेरी डीप, सीम आपकी ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है। सीम जो है तो आपकी फ्लैट है, 5 डिग्री से भी ज्यादा फ्लैट है, तो यार ये तो एक दिक्कत की बात है। लेकिन हाँ, ये तो क्या कर दिया, क्या होना चाहिए था क्या कर दिया। फ्लैट सीम्स में हम जनरली हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं करते हैं, बट ठीक है, सीम्स आर नॉट बीइंग वेरी डीप, यहाँ पर भी नहीं करते हैं, बट ज्यादातर चांसेस इसके हैं, होने चाहिए थे, है ना। लेकिन ठीक है, सामने वाले को ये आंसर पसंद है तो पसंद है, अब क्या कर सकते हैं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तगड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इफ ए स्टोइंग मटेरियल ऑफ 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर टू बी यूज्ड इन कोल माइंस इन विच द डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.3 टन पर क्यूबिक मीटर, then the quantity of underground filling material required to produce 100 tons of coal is calculate let the calculate, मतलब ठीक है बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। let the value of k factor be 0.8 for pneumatic stowing in coal mines। देखिए बोलता है कि आपके पास एक स्टोइंग मटेरियल है, स्टोइंग मटेरियल है, वो स्टोइंग मटेरियल ना 1 क्यूबिक मीटर पे 16 टन, 1.6 टन, सॉरी 1.6 टन होता है। 1 क्यूबिक मीटर अगर आपने वो स्टोइंग मटेरियल लिया है तो वो 1.6 टन के आसपास होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1.6 टन, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में अगर मैंने वो भर के रख दिया अच्छे से तो एक 1.6 टन का होगा। कोयले की बात करूं तो कोयला है 1.3 टन पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कोयला जो है तो कितना आता है, एक 1.3 टन आता है। वही अगर कोयले को भरू 1 मीटर क्यूब वाली जगह में तो ये 1.3 टन ही होगा। तो अगर मैं कहीं से टोटल 100 टन कोयला निकालता हूं, अगर मैं कहीं से अगर 100 टन कोयला निकालता हूं तो उस केस में मुझे कितना स्टोइंग मटेरियल डालना होगा? जो फिलिंग फैक्टर है, जो फिलिंग फैक्टर है 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। फिलिंग फैक्टर आपको 0.8 दे दिया है, तो बोला कि कितना टन स्टोइंग मटेरियल मेरा जो है तो लग जाएगा। तो स्टोइंग मटेरियल आप कितने टन लग जाएगा, बात यहां ये उठती है ना। तो देखिए भाई 100 टन कोयला निकाला, अब 100 टन कोयले में कितने क्यूबिक मीटर जगह घेरी गई, कितने क्यूबिक मीटर जो है तो जगह खाली हो गई। कोयला निकाल लियो तो जगह खाली होगी, फिर उसमें आप क्या भरोगे,
आप जो है तो स्टोइंग मटेरियल भरोगे, स्टोइंग मटेरियल तो टन के हिसाब से भरोगे, लेकिन आपको कितने क्यूबिक मीटर जगह खाली है उतने क्यूबिक मीटर में कितना स्टोइंग मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, ये देखना है। तो पहली चीज तो 100 टन कोयला निकालने पे कितने क्यूबिक मीटर जगह खाली हुई, हमें ये पता करना है, ठीक है, ये पता करना है कितने क्यूबिक मीटर जगह खाली हुई। तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 टन डिवाइडेड बाय 1.3 टन, ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 76.92 क्या है मीटर क्यूब। भाई यहाँ पे टन था ये, ठीक है, टन पर मीटर क्यूब था, तो ये मीटर क्यूब जो है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे पर में था लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मीटर क्यूब ये टन से टन कट गया, तो आपका मीटर क्यूब में आंसर आ गया 76.92 मीटर क्यूब। इतना जगह खाली हुई। अब इतने जगह में भाई 1 मीटर क्यूब में 1.6 टन आ रहा है, तो 76 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 76.92 मीटर क्यूब में कितना आएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में 1.6 टन, भाई एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए, तो 10 चॉकलेट की कितनी होगी, कैसे पता करोगे, 10 गुणे 5, तो एक का पता है, बहुत सारे का पता करना है तो मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो 76.92 इंटू 1.6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 123 क्या टन, 123.07 टन, इतने टन आपका जो है तो वहां पे भर सकते हो क्या स्टोइंग मटेरियल। लेकिन फिलिंग फैक्टर नाम की कोई चीज होती है कि यार भरने की कोशिश करेंगे बट पूरी तरह से नहीं भर पाएगा, कुछ ना कुछ खाली जगह छूट ही जाएगी, है ना, स्टोइंग करोगे खाली जगह छूटेगी, तो वो फिलिंग फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 123 गुणे 0.8 जो है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 98.46 टन जो है तो आप इतना यूज करोगे। लेकिन ये क्या, आंसर तो गलत है ही नहीं, ओहो गड़बड़ा गया, क्या ही कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शन दिए मैं तो ईसीएल का बता रहा हूँ, बाकी आपका कैलकुलेशन ये रहा, वो कैलकुलेशन आपको बता दिया हूँ। 65 इसमें दिया है आंसर, ठीक है, ईसीएल के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन है ही नहीं 98.46, तो अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, देखो ना तुक्का ना कुछ। जब नॉन इंसेंटिव डिले डिटोनेटर यूज करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में, जो मैक्सिमम डिले पीरियड है पहला और लास्ट होल के बीच में डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गैसियस कोल बेड में, वो कितने मिली सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60, 150, 100, 80, तो 150 मिली सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will ensure that adequate quantities of clay, sand or other suitable stemming material are available at convenient locations in the mines? ये कौन ध्यान रखेगा कि पर्याप्त मात्रा में स्टेमिंग मटेरियल जो है तो अवेलेबल है माइंस में, क्ले सैंड या फिर जो भी स्टेमिंग मटेरियल है वो अवेलेबल है माइंस के अंदर जहां, है ना, तो ये कौन ध्यान रखेगा, शॉर्ट फायरर, माइनिंग मेट, सपोर्टमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर, क्योंकि उसी का तो काम है। No work shall be carried out on a road or building within a distance of dash meters from any railway or any public work. ओह, तो किसी भी पब्लिक वर्क या रेलवे से कोई भी आपको जो है तो कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, रोड या बिल्डिंग के इतने मीटर के भीतर जो है तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, तो कितने मीटर के भीतर, 45 मीटर के भीतर, और अगर है तो फेंसिंग कर दो 15 मीटर के भीतर अगर कोई है तो, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे अगले लेक्चर में बीसीसीएल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो अभी टाइप कर रहा हूं, वो जैसे ही रेडी होता है तो फिर हम लोग जो है तो देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल।